हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, और ये इस वीडियो सेट का पार्ट नंबर 1 होने वाला है, जिसमें हम इसके कंप्लीट रूल को समझेंगे और साथ में ही ढेर सारे एग्जाम्पल को समझने वाले हैं। तो गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमें क्या समझना है? सबसे पहले तो हमें समझना है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष कथन। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन जान लेते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। इफ वी कोट्स हिज एक्चुअल वर्ड इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। यानी हम किसी व्यक्ति के अगर शब्द को हूबहू वैसा ही बोल देते हैं जैसा उसने कहा हुआ है, तो हम उसको डायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। हिंदी में देख सकते हैं, यदि वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों बोल दिया जाए तो उसे हम प्रत्यक्ष कथन कहेंगे, डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, ओके, इसने मुझसे कोई बात कही कि तुमको इस आदमी को ये मेरी बात कहनी है। इसने मुझसे कोई बात कही और मैंने इस व्यक्ति की बात को सीधा जैसा इसने बोला था वैसा ही मैंने इसको जाकर के बोल दिया। इस चीज़ को हम डायरेक्ट स्पीच कहेंगे, यानी उसमें कोई सा भी परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसा उसने बोला था वहीं का वहीं उठा करके सीधा हम बोल देने वाले हैं। इस चीज़ को हम कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। यानी वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों बोल दिया जाएगा तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी रामू इज गोइंग टू पटना। ओके, आप समझ गए होंगे डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। अब देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। इनडायरेक्ट स्पीच को हिंदी में बोलते हैं अप्रत्यक्ष कथन। नाम से ही पता चल रहा है कथन होगा लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से होगा। इफ वी कोट हिज एक्चुअल वर्ड इन आउन वर्ड्स इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच। यानी वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों ना बोल करके अपने शब्दों में कहा जाए तो उसे हम अप्रत्यक्ष कथन कहेंगे। जैसा कि आपने देखा इस वाले में कि इसने जो भी बोला था मुझे, मैंने सीधा इसको यही बोल दिया। लेकिन अब इसने जो मुझे बोला है मैं उसको नहीं बोलूँगा, मैं अपना भी उसमें कुछ मिला करके अपने शब्दों में इसको बोलने वाला हूँ। तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच। यदि वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों ना बोल करके अपने शब्दों में कहा जाए तो उसे हम अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, ही टोल्ड मी दैट राम वाज गोइंग टू पटना। ओके, अब हमें समझना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसका कौन कौन सा पार्ट होता है। तो पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल सा। अब देखिए यहाँ पर एक डायरेक्ट स्पीच लिखा गया है, इसमें कौन सा पार्ट क्या कहलाता है। ज़्यादा मैं आपको लेंदी नहीं बताऊंगा, एकदम आसानी से बताऊंगा। डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से? पहला ये पार्ट हो गया, देखो थोड़ा अलग लग रहा होगा यहाँ से, और दूसरा पार्ट ये हो गया। तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट। अब कौन सा पार्ट क्या कहलाता है? देखो, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद हुआ पार्ट है, अब चाहे ये आगे हो सकता है चाहे पीछे हो सकता है, अगर वो इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद है तो उसको हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। लेकिन जो इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला भाग होता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। तो इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद वाले भाग को हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और इसके बाहर वाले भाग को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्वर्टेड कामाज के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये इन्वर्टेड कामा के बाहर है, बाहर है कि नहीं? इन्वर्टेड कामा में तो ये वाला सेंटेंस बंद है, ये वाला पार्ट जो है वो इन्वर्टेड कामा के बाहर है। तो इन्वर्टेड कामाज के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और दूसरा पॉइंट, इन्वर्टेड कामाज के अंदर वाले भाग को हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो ये वाला कहलाएगा हमारा रिपोर्टेड स्पीच, और ये वाला कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। अब ये आगे पीछे भी हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना है, लेकिन याद ये रखना है कि इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं और बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अगर आप भूलते हैं तो इसको याद ऐसे कर लीजिए, जैसे कोई व्यक्ति बोलता है कोई बात, तो उसकी बात को हम हमेशा कामा, इन्वर्टेड कामा में रखते हैं। जो बोलता है उसकी बात को स्पीच बोलते हैं ना। किसी के द्वारा जब कोई बात बोली जाती है, मंच पर कोई बात बोले, तो वो क्या होती है? एक स्पीच होती है। तो स्पीच को हम इन्वर्टेड कामा के अंदर रखेंगे, बाकी को बाहर रखेंगे। ओके, अब हम यहाँ पर सिंपल सेंटेंस का एक रूल समझने वाले हैं। सिंपल सेंटेंस, क्योंकि अब हम पढ़ेंगे एजर्टिव सेंटेंस का रूल। तो रूल टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करने का नियम बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से मैं आपको समझाने वाला भी हूँ। रूल नंबर 1 क्या है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है तो उसे उसमें निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है तो उसमें निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं। कैसे? अगर से टू रहेगा तो उसको हम यहाँ पर टेल में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे? टेल में। और सेज टू होता है तो टेल्स में बदलेंगे। सेइंग टू रहेगा तो टेलिंग में बदलेंगे, और सेड टू होता है तो टोल्ड में बदलेंगे। अब आप कहोगे ये तो कंफ्यूजन है, कैसे याद करें? देखो, बहुत ही आसान है। यहाँ पर से का फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर टेल का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। यहाँ पर से के फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस लगा है
तो यहाँ पर टेल के फर्स्ट फॉर्म में ऐसे IS लगा है, यहाँ पर से में ING लगा है, यहाँ पर टेल में ING लगा है, यहाँ पर से का सेकंड या थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर टेल का सेकंड या थर्ड फॉर्म है। तो बिल्कुल ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कब बदलना है? जब टू लगा रहेगा, तो जैसे पिछले वाले सेंटेंस में देखो लिखा गया ही सेड टू मी, ही क्या है? सब्जेक्ट है, सेड क्या है? वर्ब है, और टू मी ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट, अगर टू लगा रहेगा तो समझ लेना ऑब्जेक्ट है। तो से टू रहेगा तो उसको टेल में बदलेंगे, सेज टू तो टेल्स, सेइंग टू तो टेलिंग, सेड टू तो टोल्ड। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम परिवर्तन नहीं करेंगे, यदि ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो कोई परिवर्तन नहीं। ओके, तो रूल नंबर 1 आप समझ गए होंगे। यदि ऑब्जेक्ट होता है तो निम्नलिखित परिवर्तन करेंगे, से टू को टेल में बदलेंगे, सेज टू को टेल्स में, सेइंग टू को टेलिंग में, सेड टू को टोल्ड में, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो परिवर्तन नहीं करेंगे। उसके बाद रूल नंबर 2 क्या है? कामा इन्वर्टेड कामाज को हटा करके हमें दैट लगा देना है। ओके, एकदम सिंपल सा रूल है, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लगाना है। रूल नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। यदि देखो इसमें 2 रूल है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? ये पहले वाला मैंने आपको बताया ना, इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला पार्ट क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब। अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी टेंस में हो, किसी का मतलब जैसे प्रेजेंट में 4 टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और फ्यूचर के भी 4 होते हैं। तो प्रेजेंट या फ्यूचर का चारों में से अगर प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी टेंस का यहाँ पर आगमन हो जाता है तो इस टेंस में कोई, इसके सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर जो टेंस रहेगा उसमें परिवर्तन नहीं होगा। यही चीज लिखा गया है, देखो क्या लिखा गया है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में से फ्यूचर का कोई भी टेंस होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। बस इतना याद रखना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब मतलब आगे वाले में, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर का कोई भी टेंस होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ओके, ठीक है। और इसका बी नंबर रूल क्या कहलाता है? कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस होता है, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होता है? पास्ट टेंस होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्नलिखित परिवर्तन होंगे। अभी तक बोला था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर का कोई टेंस होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब यहाँ पर कोई बदलाव नहीं होगा अगर यहाँ पर प्रेजेंट या फ्यूचर होता है। लेकिन अगर यहाँ पर पास्ट में होता है तो पास्ट में होने की वजह से यहाँ पर निम्नलिखित चेंजेस हो सकते हैं। कौन कौन से चेंजेस होंगे यहाँ पर आप देखेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। अगर वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और ये 2 याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, ये और ये। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इन दोनों में कोई चेंज नहीं होगा। चेंज ना होने का मतलब जैसा टेंस है वैसा ही छाप दिया जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। और फ्यूचर की तो कोई दिक्कत नहीं। फ्यूचर में जहां सेल आएगा वहां उसको शुड कर देंगे, विल को वुड कर देंगे। सेल के स्थान पर शुड और विल के स्थान पर वुड, क्योंकि फ्यूचर में सेल, सेल बी, सेल हैव बीन, ऐसे विल बी, विल हैव बीन ऐसे आता है ना। तो जहां पर सेल आएगा शुड, विल आएगा वुड। कैन को हम कुड में बदल देंगे और मे को माइट में बदल देंगे। इज एम आर को हम वाज वेयर में बदल देंगे, और हैव हैज को हम बदल देंगे हैड में। बस इतना याद रखना है, ये 2 वाला जरूर याद रख लीजिएगा। बाकी तो इसको देखो, इसको सीधा ऐसे याद कर लो कि प्रेजेंट का कोई भी टेंस आता है तो सीधा पास्ट में बदलेंगे। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो ये तो चारों आसान है, बस इतना याद रखो। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। एक चीज और देखना है, उसके बाद हम लोग करने वाले हैं सेंटेंस। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई ऐसा शब्द आता है जो नजदीकों को प्रदर्शित करता है तो उसको हम दूरी प्रदर्शित करने वाले वाक्यों में दूरी प्रदर्शित करने वाले शब्दों में बदल देंगे। ठीक है, अगर कोई ऐसा शब्द आता है जो नजदीकी प्रदर्शित करता है उसे दूरी में प्रदर्शित कर देंगे। तो इसको याद कर लो बस। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच में नाउ आता है तो उसको किस में बदलेंगे? देन में बदलेंगे। जस्ट आता है तब भी उसको किस में बदलेंगे? देन में बदलेंगे। टुडे को किस में बदलेंगे? दैट डे में बदलेंगे। टू नाइट को दैट नाइट, और दिस को दैट में बदलेंगे। ठीक है, दिस को दैट में, दीज को दोज में, हियर को देयर में, कम को गो में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट, और एगो को बिफोर में बदलेंगे। ठीक है, इसको याद करके रखिए। अब चलिए सीधा हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस। पहला सेंटेंस आपके सामने आ चुका है और इसमें कह रहा है कि आप इसको इनडायरेक्ट में बदलिए। डायरेक्ट में सेंटेंस दिया हुआ है, इनडायरेक्ट में बदलना है।
लिखा गया ही सेज टू मी राम इज गोइंग टू फॉरेस्ट। अब देखो हमने रूल नंबर 1 क्या पढ़ा था? रूल नंबर 1 पढ़ा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ओके, इन्वर्टेड कामा के बाहर है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, इन्वर्टेड कामा के अंदर है। रूल नंबर 1 बोला था कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट होता है तो परिवर्तन करते हैं। तो देखो लिखा गया है सब्जेक्ट वर्ब और उसके बाद क्या लिखा गया है? ऑब्जेक्ट लिखा गया है। ऑब्जेक्ट है कि नहीं? बिल्कुल ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। अगर ऑब्जेक्ट है तो परिवर्तन करेंगे। अब बताओ सेज टू को किस में बदलेंगे? हम लोगों ने अभी पढ़ा था ना, सेज टू को हम बदलेंगे टेल्स में, तो लिखेंगे ही टेल्स मी, ओके। उसके बाद रूल नंबर क्या है? 2। रूल नंबर 2 कहता है कि कामा, इन्वर्टेड कामा को हटा देना है और लगाना है दैट। तो हम क्या लगाएंगे? दैट, लिखेंगे दैट, ओके। उसके बाद रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, यहाँ पर प्रेजेंट या फ्यूचर का कोई भी टेंस आता है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बताओ यहाँ पर कौन सा टेंस लिखा गया? ही सेज टू मी, ये कौन सा टेंस है भाई? सब्जेक्ट लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे आई एस लगा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। बस इतना जान लो, प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पर नहीं बदलेगा, फ्यूचर है तो नहीं बदलेगा। अब नहीं बदलेगा तो इसको ऐसे छाप लो चुपचाप, राम इज गोइंग टू फॉरेस्ट। तो हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा? ही टेल्स मी दैट राम इज गोइंग टू फॉरेस्ट। तो देखो रूल बार बार ऐसे सेंटेंस बनाते बनाते मैं आपको हर बार रूल बताऊंगा तो आपको लर्न भी हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं। लिखा गया अंकिता सेज टू हिम दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। अब सब रूल नंबर 1 क्या कहता है? अगर ऑब्जेक्ट होता है तो परिवर्तन करते हैं। कहाँ पर? रिपोर्टिंग वर्ब में। तो रिपोर्टिंग वर्ब ये है और यहाँ पर टू लगा है, टू देखते ही जान जाओ कि ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट है तो परिवर्तन करेंगे। बताओ सेज टू को किस में बदलेंगे? सेज टू को बदलेंगे टेल्स में, तो लिखेंगे अंकित, अंकित। सेज टू को किस में बदल देंगे? टेल्स। ऑब्जेक्ट नोट कर लेंगे, ऑब्जेक्ट क्या? हिम। तो कुछ लोग गलती क्या करते हैं पता है? लिखेंगे अंकित टेल्स टू हिम। भाई हम सेज टू पूरे पूरे सेज टू के स्थान पर टेल्स लिख रहे हैं ना, तो अंकित टेल्स हिम। रूल नंबर 2 क्या है? कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लगाओ, तो हम लगा देंगे दैट, ओके। रूल नंबर 3 कहता है कि अगर यहाँ पर यानी रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर का कोई टेंस होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। तो अब बताओ क्या लिखा है? अंकित सेज टू हिम, ये प्रेजेंट में है कि नहीं? बस इतना बता दो, प्रेजेंट या फ्यूचर में है कि नहीं? तो बिल्कुल है। देखो यहाँ पर सेज टू लिखा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और प्रेजेंट में है तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब हम इसको ऐसे छाप लेंगे, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, ओके। हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा अंकित टेल्स हिम दैट दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। तो बिल्कुल इजी है कि नहीं? एकदम इजी। इजी नहीं, एक्चुअली में पढ़ाने का एक तरीका होता है कि आपको इजी से लेकर के एकदम हार्ड लेवल तक कैसे ले जाना। अब शुरू में इसमें मैं पर्सनल प्रोनाउन डाल दूं, टेंस चेंज करने वाला डाल दूं, सारी चीजें बदलने वाला डाल दूं, तो फिर आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए पहले हमें एकदम धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों को समझना है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। इसको तो आप कर लेंगे ना, बिल्कुल वैसा ही है। चलिए अब ये वाला करते हैं। ये भी मुझको लगता है आप कर लेंगे, लेकिन मैं करके दिखा दे रहा हूँ। रूल नंबर 1 है कि ऑब्जेक्ट हो तो परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ पर से टू लिखा है मतलब ऑब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे आई। अब बताओ से टू को किस में बदलेंगे? से टू को बदलेंगे टेल में, आई टेल। उसके बाद ऑब्जेक्ट नोट करेंगे हिम। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लगाओ, तो दैट। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी? बिल्कुल नहीं है। अभी ये कौन सा टेंस है? सब्जेक्ट लिखा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये होता है। तो ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट है मतलब इसका टेंस नहीं बदलेगा। इसको ऐसे छाप लो, तो लिखेंगे अंकिता। यहाँ पर अंकिता होना चाहिए, अंकिता इज ब्रिलियंट गर्ल, ओके। तो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा आई टेल हिम दैट अंकिता इज अ ब्रिलियंट गर्ल। नेक्स्ट देखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ये वाला भी बिल्कुल ऐसा ही, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला। अब यहाँ से देखो थोड़ा सा चेंज, जहां पर थोड़ा अलग आएगा वहां पर मैं आपको बताऊंगा ना। महिमा इज सेइंग टू रवि। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले ये बताओ यहाँ पर ऑब्जेक्ट है कि नहीं? देखो यहाँ पर लिखा है सेइंग टू। अगर टू दिख जाए ना, तो अगर तुम्हारे आंखें हैं तो भाई तुम देख सकते हो ये ऑब्जेक्ट है। सेइंग टू, सेड टू, सेज टू, से टू, ऐसा अगर कुछ दिख जाए तो समझ लेना ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है तो परिवर्तन करेंगे, लिखेंगे महिमा,
इज। अब बताओ सेइंग टू को किस में बदलेंगे? हम लोगों ने पढ़ा था ना, से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, सेइंग टू को टेलिंग में। तो यहाँ पर क्या करेंगे? टेलिंग, टेलिंग रवि। ओके, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लगाएंगे। अब बताओ रूल नंबर थर्ड क्या है? रूल नंबर थर्ड कहता है कि अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी टेंस में होता है तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रेजेंट या फ्यूचर है कि नहीं भाई? सीधा सीधा दिख रहा है, महिमा इज सेइंग मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और प्रेजेंट है तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको ऐसे छाप लो, लिख लो प्रियंका, प्रियंका कैन टीच चिल्ड्रन। और स्पीच हो जाएगा महिमा इज टेलिंग रवि दैट प्रियंका कैन टीच चिल्ड्रन। अगला देखते हैं, अगला भी बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओके इसमें क्या लिखा गया है? बॉयज आर सेइंग कामा इन्वर्टेड कामा दे वांटेड अ हॉलीडे फॉर समर। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्ट है कि नहीं। लिखा गया है बॉयज, ये सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, सेइंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं क्योंकि टू नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या करेंगे? कोई परिवर्तन नहीं करेंगे भाई, इसको ऐसे छाप लो। देखो बॉयज आर, यहाँ पर टेलिंग नहीं करना है, क्यों? क्यों नहीं? कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। कामा कामा को हटाकर दैट लगाओ और पूरा ऊपर वाला पार्सन छप जाएगा। क्यों? क्योंकि ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर यहाँ पर प्रेजेंट या फ्यूचर का कोई भी टेंस आ जाए तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको हम ऐसे छाप लेते हैं। सिर्फ टेंस में परिवर्तन नहीं होता, इस बात को याद रखिएगा। आगे जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि और सारी चीजें बदल सकती हैं लेकिन टेंस नहीं बदलेगा बस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला आ गया है, अगला टेंस वाला। तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट, पहले पढ़ लेते हैं। ही हैज सेड कामा इन्वर्टेड कामा अंतिमा ड्रिंक्स हॉट वाटर ऑन मंडेज। तो क्या इसमें ऑब्जेक्ट है? बिल्कुल नहीं है। सेड देख करके ये मत सोचना कि ये पास्ट में है। देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो परिवर्तन नहीं करेंगे। तो पहले इसको तुम छाप लो, ही हैज सेड। अगर यहाँ पर होता ही हैज सेड टू हिम, सेड टू मी, ऐसा कुछ होता तो चेंजेस करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो परिवर्तन नहीं करेंगे ना, कोई चेंज नहीं होगा। तो ही हैज सेड कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लगाते हैं। अब ये कौन सा टेंस है? क्योंकि यही डिपेंड करता है कि ये बदलेगा कि नहीं। ये बहुत ही पावरफुल आदमी है, ये बताता है कि ये बदलेगा कि नहीं। अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो इनका बदलना नामुमकिन है, और अगर यहाँ पर पास्ट है तभी ये बदलेगा। तो ये कौन सा टेंस है? ही हैज सेड। ये तो है प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब ये प्रेजेंट है। अगर ये प्रेजेंट है तो क्या ये बदलेगा? ये तो बिल्कुल नहीं बदलेगा भाई, इसका टेंस नहीं बदलेगा। ओके, तो इसको हम ऐसे छाप लेंगे जैसे लिखा गया अंतिमा ड्रिंक्स हॉट वाटर ऑन मंडेज, ऐसे छाप लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा? ही हैज सेड दैट अंतिमा ड्रिंक्स हॉट वाटर ऑन मंडेज। अगला देखो बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट वाला थोड़ा सा चेंज करके मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखा गया ही हैज सेड टू हिम मोनी विल पार्टिसिपेट इन कॉलेज फंक्शन ऑन 26 जनवरी। तो बताओ इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं? सेड टू लिखा गया है, सेड टू लिखा गया है मतलब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो परिवर्तन होगा। तो लिखेंगे ही हैज। अब बताओ सेड टू को किस में बदलेंगे? सेड टू को बदलेंगे टोल्ड में। मैं आपको बताया हुआ है ना, ही हैज टोल्ड हिम, इन्वर्टेड कामा को हटाकर लगाएंगे दैट। अगर थर्ड कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर का कोई भी टेंस होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखा गया ही हैज सेड टू मी, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में है तो इसका टेंस नहीं बदलेगा, मतलब इसको हम ऐसे छापेंगे, लिखेंगे मोहिनी विल पार्टिसिपेट इन कॉलेज फंक्शन ऑन 26 जनवरी। ओके, तो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा ही हैज टोल्ड हिम दैट मोहिनी विल पार्टिसिपेट इन कॉलेज फंक्शन ऑन 26 जनवरी। ओके, अगला देखो, अगला बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें अब बहुत कुछ नहीं करना है। इसके बाद ये थोड़ा सा यहाँ पर टेंस चेंज हुआ है, इसको मैं एक बार बता दे रहा हूँ। हमारा डायरेक्ट स्पीच है कि अमिता हैज बीन सेइंग रचना विल पास द एग्जामिनेशन।
तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो सेइंग टू नहीं लिखा गया है, टू लिखा गया होता तो हम जान लेते कि ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो परिवर्तन करने की जरूरत नहीं, इसे इसको छापो। अमिता हैज बीन सेइंग। ओके, अमिता हैज बीन सेइंग। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर लगाएंगे दैट। अब देखो रूल नंबर थर्ड कहता है कि अगर यहाँ पर यानी रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर का कोई सा भी टेंस आ जाए तो इसके टेंस में यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। और यहाँ पर आ गया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, बस प्रेजेंट का नाम ही काफी है, इसका नाम ही काफी है इसको ना बदल देने के लिए। तो यहाँ पर प्रेजेंट है मतलब ये नहीं बदलेगा, तो इसको मैं से छाप लेंगे, लिखेंगे रचना विल पास द एग्जामिनेशन। ओके, हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा अमिता हैज सेइंग दैट रचना विल पास द एग्जाम। अगला बिल्कुल ऐसे ही, इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, आप मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप इसको कर लेंगे। अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो गया, यहाँ पर फ्यूचर आ गया है। तो रूल नंबर वन कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट हो तो परिवर्तन करते हैं। साफ साफ दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट है। एक बार पढ़ देते हैं, ही विल से टू मी कामा इन्वर्टेड कामा अंकिता इज वर्किंग हार्ड हिज लिवलीहुड। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो से टू लिखा है मतलब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो परिवर्तन करेंगे, तो ही विल। अब से टू को किस में बदलेंगे, से टू को बदलेंगे टेल में। उसके बाद ऑब्जेक्ट नोट कर देंगे, सेल ही विल टेल मी कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लगाएंगे। ओके, उसके बाद रूल नंबर थर्ड कहता है कि अगर यहाँ पर प्रेजेंट या फ्यूचर का कोई भी टेंस आ जाए तो यहाँ पर परिवर्तन नहीं होगा। और हम साफ साफ देख रहे हैं कि यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, मतलब इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब परिवर्तन नहीं होने का मतलब इसको ऐसे छाप लो, ठीक है। अंकिता इज वर्किंग, ऐसे ऐसे पूरा का पूरा क्या करोगे आप, छाप लोगे, ठीक है। एक सेंटेंस में आपको और बताने वाला हूँ, ये वाला देखो। रवि विल से कामा इन्वर्टेड कामा मेन आर वॉकिंग इन द स्ट्रीट। तो रूल नंबर वन कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट हो तो परिवर्तन करते हैं, नहीं होता है तो नहीं करते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, टू होगा तो समझ लेना ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट नहीं है, परिवर्तन नहीं करेंगे, इसको ऐसे छाप लेंगे, लिखेंगे रवि विल से। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर लगाएंगे दैट। रूल नंबर थर्ड बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है कि कहता है कि अगर यहाँ पर प्रेजेंट या फ्यूचर का कोई टेंस आ जाए तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है ये है फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर है तो इसका टेंस नहीं बदलेगा, इसको हम ऐसे छाप लेंगे। मेन आर वॉकिंग इन द स्ट्रीट्स, सॉरी स्ट्रीट। ओके, तो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा रवि विल से दैट मेन आर वॉकिंग इन स्ट्रीट। तो अब आप ऐसा सेंटेंस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस भी आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक और करके दिखा दे रहा हूँ। पूनम, पहले तो पढ़ देता हूँ। पूनम विल बी सेइंग टू मीरा तान्या हैव टेकन प्लेसमेंट इन रायपुर। तो रूल नंबर वन कहता है कि अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है तो परिवर्तन करते हैं। ऑब्जेक्ट का पता कैसे चलता है, टू देख करके। तो यहाँ पर टू लगा हुआ है, सेइंग टू मतलब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो परिवर्तन करेंगे। सिर्फ इतने में ही, उधर मत जाना परिवर्तन करने, ठीक है। हम लिखेंगे पूनम विल। सेइंग टू को किस में बदलेंगे बताओ, से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, सेइंग टू को टेलिंग में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेलिंग, टेलिंग मीरा। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर लगाएंगे दैट। रूल नंबर थर्ड कहता है कि यहाँ पर अगर प्रेजेंट या फ्यूचर का कोई भी टेंस आ जाए तो इसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस। अगर यहाँ पर फ्यूचर का कोई सा भी टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, कोई सा भी टेंस आ जाएगा, इसमें हम परिवर्तन नहीं करेंगे। तो इसको हम ऐसे साफ साफ नोट नहीं कर सकते, कर सकते हैं बिल्कुल, लिखेंगे तान्या हैव टेन प्लेसमेंट इन रायपुर।
तो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा पूनम विल बी टेलिंग मीरा दैट तान्या हैव टेकन प्लेसमेंट इन रायपुर। अगला सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस का है, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट वाला है। फ्यूचर परफेक्ट वाले में भी कोई दिक्कत नहीं, एक करके दिखा दे रहा हूँ फिलहाल। सेंटेंस है हमारा महिपाल विल हैव सेड टू आरती कामा इन्वर्टेड कामा सोनाक्षी हैव गुड फ्रेंड्स फॉर बैड टाइम, यहाँ पर हैज होना चाहिए, सोनाक्षी हैज गुड फ्रेंड्स फॉर बैड टाइम। तो रूल नंबर 1 कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है तो परिवर्तन करते हैं, और आपको दिख गया है सेड टू यानी ऑब्जेक्ट है तो परिवर्तन होगा। तो हम लिखेंगे महिपाल विल हैव, अब सेड टू को किस में बदलेंगे, सेड टू को बदलेंगे टोल्ड में, टोल्ड आरती। ओके, उसके बाद दैट लगा देते हैं क्योंकि रूल नंबर 2 है, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लगाना। अब यहाँ पर अगर फ्यूचर का कोई फ्यूचर या प्रेजेंट का कोई भी टेंस आएगा तो रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा गया विल हैव, यानी ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और फ्यूचर टेंस यहाँ पर आ गया है तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको हमें क्या करना है, इसे छाप लेना है। लिखेंगे सोनाक्षी हैज गुड फ्रेंड्स फॉर टाइम, सोनाक्षी के पास बुरे वक्त के लिए अच्छे मित्र हैं। अगला बिल्कुल ऐसा ही है। इसके बाद ये देखिए आपके लिए है ढेर सारा काम, इसको आपको करना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको चेंज करेंगे। ओके, इनडायरेक्ट में और भी है, देखो ये ढेर सारा लगा दिया है ना मैंने। इसके बाद आएगा टेंस चेंज करने वाला, तो टेंस चेंज करने वाला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी अगर आप इसका 4-5 सीरीज देख लेते हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके लिए हलवा हो जाने वाला है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।